ओके। इस जूम मीटिंग में भाग ले रहे सभी साथियों को जय भीम। क्योंकि आज 1 मई है और आज मजदूर दिवस भी है। समझ में नहीं आ रहा आज परिस्थिति है उसमें मजदूर दिवस की बधाई दूं या दुख व्यक्त करूं, क्योंकि पिछले वर्षों से इस देश में जो सबसे ज्यादा दुर्गति हुई है इस कोरोना की वजह से और लॉकडाउन की वजह से, वो मजदूर वर्ग की हुई। फिर भी औपचारिक तौर पे मैं इस 1 मई मजदूर दिवस के दिन में अवसर पर इस देश के मजदूर वर्ग को बधाई देता हूँ। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है, आज का जो शीर्षक है, टॉपिक है, पेरियार बनाम परशुराम। तो आप में से काफी लोग जानते हैं परशुराम कौन थे, और पेरियार के बारे में भी करीब करीब सब लोग जानते हैं। जो स्वाभिमान आंदोलन जो शुरुआत हुई वो पेरियार साहब ने दक्षिण भारत में शुरुआत की थी। साथियों, थोड़ा सा पहले हम पेरियार साहब के बारे में जानेंगे। इसके बाद चूंकि तुलनात्मक शीर्षक है ये, तो परशुराम के बारे में जानेंगे। इसके बाद आगे की बात करेंगे। तो जो आज का चेन्नई है, पहले इसको मद्रास के नाम से जाना जाता था। वहां पे इरोड नामक एक जगह है, वहां पे पेरियार साहब का जन्म हुआ। एक गड़रिया जाति में, उनके फादर गड़रिया जाति से थे और फादर काफी संपन्न परिवार से थे। उनका जो व्यवसाय था वो काफी फैला हुआ था, इसलिए उनको आर्थिक दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा। लेकिन पेरियार साहब बचपन से ही जो एक मानवता की बात होती है, वो एक कहावत है कि होनहार पूत के होत चीकने पात। तो पेरियार साहब में ये गुण पहले से मौजूद थे। बचपन में ही वो जो दलित शोषित लोग हैं, मानवतावादी भावना रहती थी, और जो ब्राह्मणवादी लोग थे उनका जब अन्याय अत्याचार देखते थे तो वो खिन्न हो जाते थे। और इसी वजह से उन्होंने बचपन से ही ब्राह्मणवाद के विरोध का रास्ता अख्तियार किया। और चूंकि उनके फादर काफी धार्मिक व्यक्ति थे और ब्राह्मणों से उनका काफी हेल मेल था, तो लोगों ने शिकायत की कि आपका जो ये लड़का है ये तो बड़ा उदंड टाइप का है, इसलिए इसमें थोड़ा सा कंट्रोल करो। तो पेरियार साहब के ऊपर उनके परिवार के लोग जितना कंट्रोल करने की कोशिश करते थे, वो उतना बढ़ चढ़ के सामाजिक कार्यों में जो शोषित पीड़ित वर्ग के लोग हैं उनके पक्ष में आवाज उठाने की बात करते थे, आवाज उठाते थे। क्योंकि घर परिवार के लोगों को धीरे धीरे ये पता चल गया कि ये हमारी बात सुनने वाले नहीं। इस तरीके से बचपन से लेके अपने युवा अवस्था तक उन्होंने उधर मद्रास के आसपास एरिया में काफी कुछ प्रसिद्धि हासिल की। काफी कुछ दलित शोषित जो वर्ग है उसको ब्राह्मणवाद से मुक्त कराने के काम किए। इसी दौरान जो उस टाइम कांग्रेस मद्रास में काम कर रही थी, उसके जो प्रोग्राम्स थे, स्वतंत्रता प्राप्ति आंदोलन, नशा मुक्ति आंदोलन, महिला उत्पीड़न के खिलाफ आंदोलन, इन प्रोग्रामों से प्रभावित होकर पेरियार साहब ने कांग्रेस की ओर रुख किया और 1919 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। और इसके बाद जब वो कांग्रेस में थे, उसी समय एक घटना घटी केरल में।
केरल में एक जगह थी त्रावणकोर, वहां पे एक जो वहां पे दलित पिछड़े लोग हैं, खास तौर से दलित वर्ग, उनके साथ भारी तौर पे जाति भेद होता था। और उसके खिलाफ जब वहां की स्थानीय नेताओं ने आंदोलन छेड़ा तो करीब करीब सबको जेल में डाल दिया गया। इसके बाद पेरियार साहब को, जब काफी लोग जेल चले गए, तो पेरियार साहब को उस नेतृत्व का अगुवा बनाया गया। जब पेरियार साहब केरल पहुंचे, बायकोम पहुंचे, तो वहां का जो स्थानीय राजा था उसने उनका स्वागत किया और एक तरीके से उनको एक मॉरल टाइप का दबाव बना के उनको आंदोलन से अलग करना चाहा। लेकिन पेरियार साहब ने उनका स्वागत मौलिक तौर पे स्वीकार किया, लेकिन आंदोलन को पीछे नहीं छोड़ा और उस आंदोलन को पूरा जो गति देने का काम है वो पेरियार साहब ने किया। और इसका नतीजा ये हुआ कि उनको जेल में डाल दिया गया। इसके बाद उनकी जो वाइफ थी नागम्माई, उन्होंने उस आंदोलन को टेक ओवर किया और महिलाओं के अंदर भारी जन जागरूकता पैदा की। वो जो बाइकोम आंदोलन था, वहां से पेरियार साहब की प्रसिद्धि बढ़ी। इसके बाद, उसके जस्ट बाद, मद्रास के अंदर कुछ कांग्रेसी ब्राह्मणों ने एक गुरुकुलम की व्यवस्था की थी। उस गुरुकुलम का जो उद्देश्य था, फौरी तौर पे जो उद्देश्य था, वो जो समाज की भेदभावपूर्ण नीतियां हैं उससे छुटकारा पाना था। लेकिन जो कांग्रेस का एजेंडा था वो कुछ दिन में ही सामने आ गया। वहां पे ब्राह्मणों के लिए अलग व्यवस्था, तो गैर ब्राह्मणों के लिए अलग तरह की व्यवस्था। और जब ये बात पेरियार साहब को पता चली, तो उन्होंने इस बात का विरोध किया। उन्होंने कहा कि ये गुरुकुलम में जो व्यवस्था है, ये समाज के पैसे से चलती है और इसमें आप ऐसे भेदभावपूर्ण रवैया कैसे अपना सकते हो? इसमें सभी को सम्मान मिलना चाहिए। हालांकि यहाँ से मतभेद पैदा होने शुरू हुए और जो संस्था के जो संचालक थे, उन्होंने पेरियार को एक तरह से ब्राह्मण विरोधी, धर्म विरोधी घोषित करने का षड्यंत्र किया। तब पेरियार साहब ने समझा ये जो कांग्रेस है, ये जमीनी तौर पे ब्राह्मणवादी एजेंडा लागू करती है और पब्लिकली ये स्वतंत्रता की बात करती है। तो इसके दो स्टैंडर्ड हैं जिसमें हमारे लोगों का भला नहीं हो सकता। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही, मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, तो उन्होंने पूरी बात को समझते हुए उस अधिवेशन में उन्होंने एक प्रस्ताव पेश किया। उस प्रस्ताव में उनकी मांग थी 1922 में कि नौकरियों और विधान सभाओं में अब्राह्मण वर्ग के लिए जनसंख्या के अनुपातिक प्रतिनिधित्व मिले और उनके स्थान सुरक्षित किए जाएं। और ये मांग उन्होंने 1920 से लेके 1924-25 तक 4-5 साल जब भी उन्हें अपना प्रस्ताव रखने का मौका मिला, तो उन्होंने ये प्रस्ताव रखा। लेकिन कांग्रेसियों ने हमेशा इस प्रस्ताव को खारिज करने का काम किया। तब पेरियार साहब ने बड़े दुखी मन से कांग्रेस का परित्याग करने का मन बनाया और 1925 में उन्होंने कांग्रेस से त्याग पत्र दे दिया। और त्याग पत्र देने के बाद उन्होंने ये जो कांजीवरम में अधिवेशन था, वहां उन्होंने त्याग पत्र दिया, कांग्रेस से अलग हुए और वहां उन्होंने घोषणा की, यह मेरा पुनीत कर्तव्य होगा कि इस कांग्रेस को, जो ब्राह्मण वर्ग की पूर्ण पोषक है, नष्ट कर देना। उन्होंने वहां एक तरीके से
दृढ़ प्रतिज्ञा की, ये जो ब्राह्मणवाद की पोषक कांग्रेस है, इसको यहाँ हमें नष्ट करना है। उस टाइम तो अब चूंकि गीता था, बड़े उत्साह के साथ और जो स्थानीय काफी जोशो खरोश के साथ जो गैर ब्राह्मणों की बात उठाई थी, और उसमें जो नशा मुक्ति आंदोलन चला, उसमें जब पेरियार साहब को उसकी अगुवाई करने के लिए कहा गया, उस टाइम पेरियार साहब के बड़े बड़े बाग थे, वहां ताड़ी के पेड़ थे। तो पेरियार साहब ने सोचा कि अगर नशा मुक्ति की बात करनी है तो पहले नैतिक रूप से बात करने लायक बनना चाहिए। इस उद्देश्य के तहत उन्होंने अपने पूरे जो ताड़ के पेड़ थे वो कटा दिए। पहले उन्होंने पेड़ कटाए, इसके बाद नशा मुक्ति की बात शुरू की। इस तरीके से जो एक उनका सेटअप था, एक व्यापार था, वो काफी कुछ डाउन हो गया था। और इधर कांग्रेस में जो काम किया, कांग्रेस में जो निराशा मिली, उससे थोड़ा सा निराश थे। और इसी बीच उन्होंने एक नया सेटअप बनाया और सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के नाम से आंदोलन की औपचारिक शुरुआत की। इसके बाद 1931 के अंदर उन्होंने यूरोपियन कंट्री की यात्रा की। उसमें से रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, स्पेन, फ्रांस और मध्य पूर्व जो देश थे, वहां उन्होंने यात्राएं की। और जब रसिया में जब पेरियार साहब रसिया गए, वहां समाजवाद का जो आंदोलन था उसको देखने का, नजदीक से देखने का उन्हें मौका मिला। और उन्होंने देखा कि यहाँ पे किस तरीके से परिवर्तन, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक परिवर्तन की एक लहर चली। तो वहां से जब पेरियार साहब वापस इंडिया आए तो उन्होंने एक तो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था, उसकी अगुवाई कर रहे थे, उसको चला रहे थे। और ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट था, क्योंकि जो साउथ का जो सामाजिक स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा नॉर्थ की अपेक्षा थोड़ा सा डिफरेंट। साउथ में जो वहां पे क्लियर कट जो एक कौम है, जिसको पेरियार साहब ने द्रविड़ियन कौम कहा, द्रविड़ और ब्राह्मण, जो गैर ब्राह्मण है वो द्रविड़ है। और वहां ब्राह्मण मात्र 3% है, और जो द्रविड़ियन है वो 97% है। तो ये जो 97% गैर ब्राह्मण कौम थी, अब्राह्मण लोग थे, उनको उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट से जोड़ने का काम किया। और उसके तहत तमाम सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्रवाई उन्होंने शुरू की। और इसके बाद 1916 में एक साउथ इंडियन लिबरेशन करके एक संगठन बना था, जो बाद में 1926 में जस्टिस पार्टी के नाम से रजिस्टर्ड हुआ था। तो उस टाइम जस्टिस पार्टी भी करीब करीब मृत अवस्था में थी। तो जस्टिस पार्टी के नेताओं ने सोचा कि अगर इस पार्टी को ऊपर लेके आना है तो पेरियार से अच्छा नेता हमें नहीं मिले। अब चूंकि पेरियार सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की शुरुआत कर चुके थे, तो जो जस्टिस पार्टी के लीडर्स थे उन्होंने पेरियार से संपर्क किया। और पेरियार साहब ने फिर जो सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट है और जस्टिस पार्टी दोनों को आगे बढ़ाने का काम किया। और जब ये काम आगे बढ़ा तो 1944 के अंदर इन दोनों को मर्ज करके एक अलग नाम दिया, द्रविड़ कजगम। 1944 में द्रविड़ कजगम की स्थापना हुई। अब चूंकि वहां पे जो द्रविड़ मूवमेंट चला और पेरियार साहब का जो एक क्लियर का जो विचार था, उससे ब्राह्मणवाद पूरी तरह परास्त हुआ। और
उसी का नतीजा ये हुआ कि आज तक साउथ इंडिया में जो ब्राह्मणवादी जो लोग हैं और जो ब्राह्मणवादी पार्टियां हैं वो आज तक सरवाइव नहीं कर पाई। इसका जो कारण है, वो मेन कारण पेरियार साहब का जो द्रविड़ मूवमेंट है वो है। लेकिन इधर उत्तर भारत में पेरियार साहब को एक साजिश के तहत इग्नोर करने का काम किया गया बड़े पैमाने पे, क्योंकि पता था कि जिस तरीके से पेरियार मूवमेंट ने, द्रविड़ आंदोलन ने जिस तरीके से साउथ इंडिया से ब्राह्मणवाद को खदेड़ दिया, अगर इसने उत्तर भारत में अपनी पैठ बना ली तो फिर इस देश से ब्राह्मणवाद को, ब्राह्मणवादी ताकतों को खदेड़ने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसलिए जो उत्तर भारत है, उत्तर भारत में पेरियार को एक तरीके से धर्म विरोधी के तौर पे, नास्तिक के तौर पे प्रचारित किया गया, धर्म विरोधी के तौर पे प्रचारित किया गया, ब्राह्मण विरोधी के तौर पे प्रचारित किया गया, तमाम तरह के। हालांकि ये बातें सही है, लेकिन जो द्रविड़ आंदोलन का जो मुख्य उद्देश्य था, जो ध्येय था, उसको यहाँ न बता के जो एक निगेटिव माहौल बनाया गया यहाँ के जो बहुजन समाज के लोगों के अंदर पेरियार के खिलाफ, यही वजह थी कि यहाँ पे पेरियार का आंदोलन उत्तर भारत में नहीं पहुंच पाया। लेकिन 1968 के अंदर, सन 1968 में उत्तर प्रदेश में एक व्यक्ति हुए, बड़े क्रांतिकारी व्यक्ति हैं, ललई सिंह यादव। ललई सिंह यादव ने पेरियार साहब की एक बुकलेट थी जिसमें उन्होंने राम के चरित्र का चरित्रोद्घाटन किया था। उस किताब को ललई सिंह यादव ने हिंदी में अनुवादित करने का काम किया और उस एक 64-65 पेज की किताब ने इस उत्तर भारत में हिंदू धर्म की ये जो कपोल कल्पित कहानियां हैं उसको हिला के, उसकी नींव हिला के रख दिया। और इतना ज्यादा ब्राह्मणवाद अपने प्रोटेक्शन में आ गया कि सुप्रीम कोर्ट में जाके उनकी एक छोटी सी बुकलेट को बैन करने का अपील की गई। कुछ दिनों तक बैन रही, बाद में उस किताब को सुप्रीम कोर्ट ने ये बताते हुए बैन उससे हटा दिया कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जो आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाए। लेकिन मुख्य तौर पे जो पेरियार का जो राजनीतिक जो मूवमेंट है, जो पेरियार का जो समाजवादी जो आइडियोलॉजी थी और पेरियार का जो राजनीतिक समझ थी, उसको लेकर उत्तर भारत में स्थापित करने का काम 1978 में जब मान्यवर कांशीराम साहब ने वामसेप की स्थापना की तो उन्होंने पेरियार साहब के आंदोलन से सबक लेते हुए, आंदोलन का अध्ययन करके उन्होंने पेरियार को यहाँ स्थापित करने का काम किया। और 1980 में एक मैगजीन निकलती थी कांशीराम साहब के, उसमें, उस मैगजीन में उन्होंने पेरियार साहब के बारे में विस्तार से लिखा। और जैसे जैसे DS4 के माध्यम से जैसे जैसे कार्यक्रम आगे बढ़ते गए तो पेरियार साहब कांशीराम ने पेरियार साहब के आंदोलन को उत्तर भारत में ज्यादा से ज्यादा संख्या में स्थापित करने के उद्देश्य से यहाँ पे एक पेरियार मेला का आयोजन करने का विचार बनाया। और उन्होंने 1995 के अंदर 15 सितंबर 1995 से 18 सितंबर 1995 तक लखनऊ में एक पेरियार मेला
का आयोजन किया। और उसके लिए ये अगर आप लोग देख पा रहे हो, अपने नाम से उन्होंने एक अपील जारी की पेरियार मेला में। और उन्होंने इस अपील में लिखा कि जब स्वाभिमान आंदोलन के जनक पेरियार ईवी रामास्वामी नायकर के 170वें जन्म दिवस 17 दिसंबर 1995 के शुभ अवसर पर भी उसी रूप में बीएसपी के तत्वाधान में विशाल पेरियार मेले का आयोजन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 15 सितंबर 1995 की सायं से 18 सितंबर 1995 की सायं तक किया जा रहा है। इस मौके पर पार्टी के तत्वावधान में 17 सितंबर 1995 को प्रातः 11 बजे से लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में विशाल आत्मसम्मान रैली का भी आयोजन किया गया है। इसके अलावा कई अन्य कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। अतः बहुजन समाज के लोगों से अपील है कि इस विशाल पेरियार मेले में लाखों की संख्या में पहुंचकर मेले को सफल बनाएं एवं लाभ उठाएं। निवेदक कांसीराम, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएसपी। और इसी पेरियार मेले के दौरान लखनऊ चौक बना, उसके अंदर फूले साहू बाबा साहेब के साथ नारायण गुरु और पेरियार की मूर्ति भी लगवाई गई और मान्यवर कांसीराम साहब ने उसका अनावरण किया, उन मूर्तियों का। तो चूंकि साहब कांसीराम जी एक राष्ट्रीय सोच के व्यक्ति थे और उनको नॉलेज था, अम्बेडकरवाद का भी अच्छा नॉलेज था, उन्होंने अध्ययन किया था, पेरियारिज्म का भी उन्होंने संज्ञान लिया था। इसलिए वो समझते थे कि पेरियारवाद की ताकत क्या है और पेरियारवाद से ये जो ब्राह्मणवाद है वो इतना डरता क्यों है। तो इस उद्देश्य के तहत उन्होंने पेरियार को उत्तर भारत में स्थापित करने का काम किया था। तो ये जो पेरियार साहब का जो मोटा मोटा जो संघर्ष है, आंदोलन है, वो यही है कि पेरियार साहब ने एक तो बड़े पैमाने पे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को स्थापित किया और दक्षिण भारत से ब्राह्मणवाद की जड़ उखाड़ने का काम किया। अब क्योंकि ये जो आज की जो डिबेट है, जो आज का सब्जेक्ट है पेरियार बनाम परशुराम, तो मैं समझता हूँ पेरियार के बारे में इतनी जानकारी पर्याप्त है। अब थोड़ा सा परशुराम के बारे में डिस्कशन कर लिया जाए। तो जो परशुराम है, परशुराम आप लगभग सभी जानते हैं कि ये एक काल्पनिक पात्र है। काल्पनिक पात्र इसलिए भी क्योंकि ये आपको महाभारत काल में भी मिल जाएंगे और रामायण काल में भी मिल जाएंगे, ये हर युग में मिल जाएंगे आप। इनकी जो प्रसिद्धि है वो मुख्य तौर से, जो परशुराम की प्रसिद्धि है वो इस देश का जो क्षत्रिय वर्ग है, जिसको बाबा साहब ने कहा जिस वर्ग में बुद्ध पैदा हुए, और बाबा साहब ने कहा कि जो ये शूद्र वर्ग है, क्षत्रियों पहले कभी क्षत्रिय थे, बाद में ब्राह्मणों ने साजिश करके इनको शूद्र बनाने का काम किया। तो उस क्षत्रिय वर्ग का संहार करने का जो सबसे ज्यादा जो प्रचार किया जाता है वो परशुराम की ये प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण ये कि परशुराम ने 21 बार क्षत्रियों की, तो जो क्षत्रिय हैं, क्षत्रियों की 21 बार हत्या, और हत्या भी कैसे, उनका बीज नाश, क्षत्रियों का बीज नाश करने के लिए परशुराम ने क्षत्रियों की गर्भवती औरतों को भी खदेड़ खदेड़ के जंगलों में और फरसे से पेट काट के जो उनके गर्भ में बच्चे थे उनको, ये जो
इनके धर्म ग्रंथ है उनमें लिखा हुआ है कि इस तरीके से, इतने विभत्स तरीके से परशुराम ने क्षत्रियों का संहार किया, और एक नहीं 21 बार। पहली प्रसिद्धि जो परशुराम की है वो ये है। दूसरी प्रसिद्धि, और इसका कारण क्या था, जो क्षत्रियों की हत्या का कारण था गाय। इनके पिताजी के जो जमदग्नि नाम के इनके पिता थे, ये भी कोई पौराणिक पात्र है। तो इनके पिता से सहस्त्रार्जुन एक क्षत्रिय था हयक वंश का, उसने इनकी एक गाय, जिसको एक कामधेनु गाय बोलते हैं, उस गाय की मांग की, उन्होंने नहीं दिया तो वो जबरदस्ती ले गया, और उस गाय के पीछे परशुराम ने 21 बार तक क्षत्रियों का संहार कर दिया। दूसरी जो परशुराम की प्रसिद्धि है वो है पूरी तरह ब्राह्मणों के संरक्षण की बात करने। परशुराम ब्राह्मणों के अलावा किसी की अधिकार की बात कभी नहीं करते। और जो तीसरी प्रसिद्धि है वो ये है कि शूद्रों को किसी भी तरह से शिक्षा न देने, क्योंकि एक महाभारत में एक वृतांत आता है कि कर्ण को इन्होंने शिक्षा देने का काम किया। क्योंकि कर्ण कुंती की नाजायज पुत्र था, विवाह से पहले पैदा हो गया, तो कुंती ने उसको अपने साथ नहीं रखा, किसी शूद्र ने उसको पाल पोस के बड़ा किया। लेकिन ये बात जब परशुराम को पता नहीं चली, उसने परशुराम ने उसको ब्रह्मास्त्र की शिक्षा दे दी कर्ण को। और जब बाद में पता चली कि ये शूद्र है, शूद्र के घर में पला बढ़ा है, तो परशुराम को बड़ा कष्ट हो गया, ये शूद्र कैसे शिक्षा पाने का अधिकारी हो गया। तो परशुराम ने कर्ण को श्राप दे दिया कि जब तू संकट का समय आएगा तेरे पास, तो हमारी सिखाई विद्या तेरे काम नहीं आए। और लोग जो इनके धर्म शास्त्र हैं वो यही कहते हैं कि जब संकट का समय आया तो कर्ण को परशुराम का जो श्राप का प्रभाव था उससे गुजरना पड़ा, और उसका ब्रह्मास्त्र काम नहीं कर गया और अर्जुन ने कर्ण को मार दिया। तो जो परशुराम की जो प्रसिद्धि है वो, जो मनुवाद में, जो मनुस्मृति सुमति भार्गव ने जो मनुस्मृति में प्रावधान किया कि ब्राह्मण और गाय को मारना पाप है और इसके लिए सजा मृत्युदंड, सेम यही थॉट परशुराम का है। परशुराम गाय और ब्राह्मण के अलावा किसी की नहीं, किसी के विषय में नहीं सोचते। और जो एक और प्रसिद्धि है वो बड़ी क्रोधी के तौर पे है कि ये इतने क्रोधी थे कि अपनी माँ को भी काट दिया, अपने भाइयों को भी काट दिया। तो इस तरह का एक कुल मिला के एक लंपट व्यक्ति, परशुराम का जो चरित्र है वो एक बड़ा महाक्रोधी का, घोर ब्राह्मणवादी, गायवादी और शूद्रों का 100% दुश्मन जो है, जो बहुजन समाज का 100% दुश्मन परशुराम। अब चूंकि एक तरफ हमने जो ये टॉपिक चूज किया पेरियार बनाम परशुराम, यहाँ ये समझना जरूरी है कि एक तरफ प्योर मानवतावाद की बात करने वाले, इस देश का बहुसंख्यक वर्ग 97 वर्ग के हित की बात करने वाले पेरियार हैं, और एक तरफ सिर्फ 3% की बात करने वाले, सिर्फ 3% ब्राह्मणों को, इस देश के 3% ब्राह्मणों के हक अधिकार की बात करने वाले, उनकी सुरक्षा की बात करने वाले परशुराम। और ये दोनों सिर्फ व्यक्ति नहीं, एक विचारधारा है। अगर मानवतावाद की बात की जाए तो वो पेरियार के कार्यों में दिखेगी, और अगर ब्राह्मणवाद की बात की जाए तो उसके आइडियल पुरुष परशुराम।
ये टॉपिक चूज करने का मुख्य उद्देश्य ये था कि कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इलेक्शंस आने वाले ऐसे समय में आजकल एक तरफ तो जो मानवतावाद के अंगुआ थे पेरियार, और जिनकी मूर्ति 1995 में परिवर्तन चौक में लगी और कांसीराम साहब ने उसका उद्घाटन किया और जो ये अपील जारी की उसको मैंने पढ़ के सुनाई। तो एक तरफ तो उस मानवतावादी पुरुष स्वाभिमान के जनक पेरियार की लगी हुई स्थापित मूर्ति 2003 में मायावती की सरकार द्वारा उखाड़ दी जाती है, और दूसरी तरफ अब आजकल चुनाव आने वाले हैं, अगले साल बहुत जल्दी चुनाव आने वाले हैं, तो आजकल देखने में ये आ रहा है कि परशुरामवाद को अपनाने में होड़ सी लगी हुई है। कभी अखिलेश यादव कहते हैं कि हम 108 फीट ऊंची परशुराम की मूर्ति बनाएंगे, कभी मायावती कहती है कि हम अखिलेश यादव की मूर्ति से भी ज्यादा ऊंची परशुराम की मूर्ति बनाएंगे, हॉस्पिटल्स बनाएंगे। तो ये सवाल सिर्फ मूर्ति का नहीं है, ये सवाल एक आइडियल पुरुष का है, और आइडियल पुरुष की को तभी आदमी जानते हैं जब उसकी विचारधारा को जानते हैं। ये हम लोगों को आज समझने की जरूरत है कि जो हमारे जो ये बहुजन समाज है, द्रविड़ समाज है, इसके हित में पेरियारवाद खड़ा है या परशुरामवाद। और मैं समझता हूं कि जब इसमें निस्वार्थ भाव से एक न्यूट्रल दृष्टिकोण से हम लोग सोचेंगे तो हम ये पाएंगे कि आज आज जो इस देश में जो घटनाएं घट रही हैं, आज जो इस देश में ब्राह्मणवाद पूरी तरीके से हावी है, ना सिर्फ पॉलिटिक्स में, अब चूंकि केंद्र में तो खुली आरएसएस भाजपा की सरकार है, इसके अलावा जो पार्टियां हैं जिनको हम बहुजन समाज की पार्टियां कह सकते हैं, बहुजन समाज पार्टी है जिसकी स्थापना मान्यवर कांसीराम साहब ने बहुजन राजनीति के लिए की थी, वहां भी ब्राह्मणवाद हावी है। समाजवाद की शुरुआत हुई थी कि समाजवाद की स्थापना होगी, वहां भी ब्राह्मणवाद हावी है। इस देश में मार्क्सवाद आया। अब मार्क्सवाद जो सर्वहारा वर्ग है और पूंजीवादी एक वर्ग है, मार्क्सवाद का ऐसा मानना है कि ये जो पूंजीवादी शोषक वर्ग है इसका अंत होना चाहिए और सर्वहारा का शासन आना चाहिए। लेकिन इंडिया में जो सबसे बड़ा शोषक है ब्राह्मण, आज मार्क्सिज्म उसके कब्जे में है। यहाँ की हर जो पॉलिटिकल संस्थाएं हैं, यहाँ की गवर्नमेंट्स हैं, उन सब में आज ब्राह्मणवाद पूरे तरीके से हावी होके इस देश में नंगा नाच कर रहा है। और जो भी उसके जो इफेक्ट देखेंगे आप, जितने भी, अब ये आजकल कोरोना चल रहा है और ये जो निकम्मी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, आज जो लाखों लोग मर रहे हैं, ये इनकी नालायकी का नतीजा है। कोरोना पूरी दुनिया में फैला और पूरी दुनिया आजकल अधिकतर देश उभर गए, और जहां जो कुछ थोड़े बहुत देश हैं वो भी उभरने की कगार पे हैं। लेकिन यहाँ इंडिया में जो दूसरी लहर है पहली लहर से भी ज्यादा खतरनाक है। और इसके इसके जिम्मेदार कौन है? इस देश में जो ये ब्राह्मणवाद है, जो अंधविश्वास है, जो इस देश का ब्राह्मण हर चीज को अंधविश्वास के तरीके से जोड़ता है, वो इसका जिम्मेदार है। इस अंधविश्वास, इस ब्राह्मणवाद की अंगुआ भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस जैसी संस्थाएं जिम्मेदार है।
जब इस देश में स्वास्थ्य सुविधाओं की जरूरत थी, जब टेस्टिंग की जरूरत थी, जब कंट्रोल करने की जरूरत थी, तब मिस्टर मोदी लोगों को ताली थाली और शंख बजाने की सलाह दे रहे थे। जब इस देश में जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको जांच करने की जरूरत थी, तब ये बेंगलुरु में नमस्ते ट्रंप कर रहे थे। तो जो इस देश में ये जो आज ये महामारी फैली है, ये भारतीय जनता पार्टी की नालायकी का परिणाम है। ब्राह्मणवाद की जो संकीर्ण मानसिकता है, हर बात को धर्म से जोड़ने, अंधविश्वास से जोड़ने का, ये उसका परिणाम है। और मैं समझता हूं कि अगर इस देश से इस ब्राह्मणवाद को, इस ब्राह्मणवाद के प्रभाव को खत्म करना है, समाप्त करना है, तो उसका आज की डेट में एक ही रास्ता है, वो पेरियारिज्म। क्योंकि पेरियारिज्म में आज भी वो स्पिरिट है, वो आग है जिसका मुकाबला ब्राह्मणवाद नहीं कर सकता। और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में आज तक अपना हर पैंतरा आजमा के, अपने हर दाव पेच आजमा के, उत्तर भारत का जो ब्राह्मण है वो पेरियार को इधर आने से रोकता रहा। हमारे महापुरुष हमारे महापुरुषों ने इधर पेरियारवाद को लाने का प्रयास किया, लेकिन हमारे ही कुछ गद्दारों के द्वारा, कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए राजनीति करने वाले लोगों के द्वारा पेरियारवाद को यहाँ से दफा करने का प्रबंध ब्राह्मणवाद ने किया। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि अगर इस देश में ब्राह्मणवादी जो ताकतें हैं और इस देश में जो ब्राह्मणवाद का नंगा नाच चल रहा है आजकल, इसको अगर कंट्रोल करना है तो इसके लिए जो दक्षिण भारत का पेरियारिज्म है, ये धार्मिक सामाजिक तौर पे पेरियार जो द्रविड़ आंदोलन है, और जो उत्तर भारत का बहुजन आंदोलन है मान्यवर कांशीराम साहब का, इन दोनों को साथ लेके अगर हम अपनी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक पॉलिसी बनाएं, ये ब्राह्मणवाद का इलाज करने का ये एक अच्छी औषधि बनेगी। और इस औषधि का तोड़ ब्राह्मणवाद के पास नहीं होगा, क्योंकि आजकल बहुत सारे लोग मानवता की बात करने लगे। हमारे लोग, मानवता की बात तो ठीक है, मानवता की बात तो होनी चाहिए, लेकिन जिसके पेट भूखे हों, जिसके साथ शोषण हो रहा हो, उसके सामने आप जाके कहो कि मानवतावाद बड़ी अच्छी चीज है, तो हमें लगता है कि उसको समझ में नहीं आएगा। उसके लिए पहली जरूरत रोटी है और शोषण के खिलाफ सुरक्षा। तो आजकल कई सारे जो अंबेडकर वादी लोग हैं, हजारों लोगों से मैं सुनता हूं कि हमें ब्राह्मणों से प्रॉब्लम नहीं है, ब्राह्मणवाद से प्रॉब्लम। कल भी थोड़ा सा मैंने इस पर चर्चा की थी। लेकिन ऐसे भाइयों से, ऐसे दोस्तों से मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश में जो ये ब्राह्मणवाद है, इसका क्रिएटर कौन है? ब्राह्मणवाद के अलावा कोई क्रिएटर है क्या इसका? इस देश में जितना भी ब्राह्मणवाद है, जितना भी धार्मिक पाखंड है, जितना भी अंधविश्वास है, वो सब कुछ उसको पैदा करने वाला ब्राह्मण है इस देश का। तो ये जो खरपतवार है ब्राह्मणवाद की, इस खरपतवार की अगर आप टहनियां काटोगे, तो ये एक काटोगे उसके 10 नए सीके उगेंगे। तो पहले ये समझना पड़ेगा कि इसका क्रिएटर कौन है, इसकी जड़ कौन है। और जब ये समझेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी जो जड़ है, इस समस्या की जड़ इस देश का ब्राह्मण है, जो इस देश की आर्थिक संस्थाओं में कब्जेदार है,
इस देश की राजनीतिक संस्थाओं में कब्जेदार है, इस देश के प्रशासन तंत्र में इनका एकाधिकार है। तो अगर इस ब्राह्मणवाद पे कंट्रोल नहीं, इस जो ब्राह्मण का एक छत्र राज है, एकाधिकार है, अगर इस ब्राह्मण एकाधिकार में कंट्रोल नहीं किया गया, तो आप कितना भी पिछड़ों कह लो कि ब्राह्मणवाद नहीं खत्म कर रहे हैं, इनके अंदर ब्राह्मणवाद है, दलितों के अंदर ब्राह्मणवाद, वो रहेगा, वो खत्म नहीं होएगा। अगर 5-10 अंधविश्वास खत्म भी हो गए, तो 20 अंधविश्वास, 20 नए तरीके के षड्यंत्र ब्राह्मण समाज में दूसरे दिन पहुंचा दें। तो इसलिए अगर इस देश को मानवतावादी रास्ते पे लाना है, और हम ये समझते हैं कि इस देश के हम नागरिक हैं और इस देश के प्रति हमारा कुछ कर्तव्य है, इस देश का जो बहुजन आबादी है उसके प्रति हमारे कुछ कर्तव्य हैं, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इस देश की उन्नति में जो सबसे बड़ा रोड़ा है वो इस देश का ब्राह्मण वर्ग है। और इस ब्राह्मण वर्ग के का जो समूल नाश करने की जो ट्रीटमेंट है वो पेरियारिज्म। तो इसलिए मैं विशेषकर उत्तर भारत के युवा साथियों से ये अपील करना चाहूंगा कि आप लोग पेरियारिज्म को, पेरियार के आंदोलन को, पेरियार की जीवनी को, उनके सेक्रीफाइस को पढ़ें, उनका अध्ययन करें। और जब आप ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूं कि जो ये कंफ्लिक्ट पैदा हुए हैं, जो पैदा किए गए हैं, वो दूर होंगे और आप सबको एक रास्ता मिलेगा। जो इस देश का जो शोषक ब्राह्मण वर्ग है और जो इस देश की बर्बादी का जिम्मेदार है, इसके खिलाफ संघर्ष को मजबूती देने का एक जो रास्ता मिलेगा वो पेरियारिज्म को पढ़ने के बाद मिलेगा। तो इसलिए अब जो इस देश में जो ब्राह्मणवाद को स्थायित्व प्रदान करने वाला जो एक परशुरामवाद आजकल चल रहा है, उससे हमारे लोगों को सावधान रहना है। क्योंकि ये जो परशुराम की आजकल राजनीति चल रही है, चाहे वो सपा के माध्यम से हो, बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से हो, इस परशुरामवाद में हमारे समाज का हित नहीं है। ये हमारे समाज के लिए एक जहर का काम करेगा। और एक तो पहले से हमारा समाज इतना अभावग्रस्त है, इतना परेशान है, इतना शोषित है, तो हमारा जो प्रयास होना चाहिए, हमारे जो समाज का प्रयास होना चाहिए, वो इस ब्राह्मणवाद से निजात पाने का होना चाहिए, ना कि ब्राह्मणवाद को नए नए तरीके से पेश करके और उसको नए रूप रंग में स्थापित करने का। इसलिए एक बात तो यह है कि ये जो आजकल का परशुरामवाद है, इससे सावधान रहें और पेरियारिज्म को अधिक से अधिक अध्ययन करें। और जब ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूं कि कुछ नया रास्ता निकलेगा और इस देश की असमानतावादी जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है, जाति जाति व्यवस्था है, उसको समूल नष्ट करके इस देश का जो बहुजन द्रविड़ समाज है, वो इस देश का जब सूत्र अपने हाथों में लेगा तभी इस देश का कल्याण होगा। अदरवाइज अगर हम ये सोचें कि इस देश का ब्राह्मण वर्ग सत्ता में रहा और इस देश का कुछ हो जाएगा, तो ये सपना कभी पूरा नहीं होने वाला इस देश का। इसलिए अब जो प्रयास होने हैं आगे, वो इस देश में जो ब्राह्मणवादी सत्ता है उसको सत्ता से च्युत करने का प्रबंध करना है और बहुजन द्रविड़ समाज को सत्ता में लाने का प्रयास करना है, व्यवस्था करनी है। क्योंकि यही जो आज का जो मुख्य बात थी आज की, मैंने लगता है लगभग कंप्लीट कर ली है। अब इस जो पूरा हमारा जो ये आधा घंटा का 35 मिनट का जो लेक्चर है, इसमें अगर किसी को सवाल जवाब करने हो, लेकिन अक्सर आज मैं क्लियर कट बोल दूं, जिसको भी सवाल करने हो वो टॉपिक से हट के नहीं करे। जो हमारा टॉपिक है पेरियार बनाम परशुराम,
इस समय अगर किसी को कुछ सवाल करने हो वो प्लीज कर सकते हैं, क्योंकि कई बार मैं देखता हूँ कि फिर वो अलग अलग क्षेत्र से प्रश्न आने लगते हैं, तो फिर वो टाइम काफी खिंच जाता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो टॉपिक है और जो टॉपिक का जो सेंस है, जो मर्म है, उसी के आधार पे अगर किसी को सवाल करने हैं तो करें, और कुछ नई चीजें ऐड करनी है तो वो भी कर सकते हैं। अब मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय पेरियार, जय कांसीराम। Now we will go for our open discussion. Whether anybody want to ask the question? Okay, there is no question, I think so. Hmm? Okay. Then we will meet at 8:30. Huh? Yes, yes. Okay. Thank you. Jai Bhim.